हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम भी कराई थी, आप लोग प्रैक्टिस करना। और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स और मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बाद में अपलोड कर दूंगा। जैसे आप प्रॉब्लम करते रहोगे भी थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं चालू कर रहा हूँ बेटा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे हम 2 या 3 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे मेरे इसको वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है इसकी तो हम चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। उससे पहले हम फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर चर्चा करते हैं। तो बेटा जैसे जो अपने अणु होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके बीच में 2 तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। और बेटा सेकंड होता आपका एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, जिसको हम हिंदी में आसंजक बल बोलते हैं, आसंजक। तो ये कोहेसिव फोर्स क्या है या एडहेसिव फोर्स क्या बेटा? ऐसा समझो कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड, जैसे मान लो कांच का ये कंटेनर है, ये वैसा कांच का है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पे 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। एक तो जैसे लिक्विड के अणु, और ये लिक्विड का पार्टिकल और ये लिक्विड का पार्टिकल। और एक अगर मैं आप देखूं तो ये कांच का पार्टिकल और ये लिक्विड का पार्टिकल जो भी इसके साथ टच में है। तो यहाँ पर जो कांच का पार्टिकल है, ठीक है, और लिक्विड के जो पार्टिकल, अगर मैं इस लिक्विड को यहां से हटा दूं, लिक्विड को मैं इसमें से निकाल देता हूं, तो मैं देखूंगी जो इसकी सरफेस है, ठीक है, वो कुछ गीली रह जाती है। तो इसका मतलब गीली रह गई, इसका मतलब कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स आपके इस कांच की, जो ये कांच का आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के सरफेस से अटैच हो गए। तो ऐसे कैसे अटैच हुए भाई? कोई ना कोई तो रीजन होगा इनके अटैचमेंट होने का। तो एक्चुअली में यहां पर जो ये लिक्विड के, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, जो इस कांच के कंटेनर की सरफेस के साथ क्या हो गई? अटैच हो गई बेटा। उसके पीछे रीजन है एडहेसिव फोर्स का, ठीक है। और बाकी जो पार्टिकल ये अलग नहीं हो गए, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर एक जैसे पार्टिकल होगी, जिसमें आप ये 2 पार्टिकल ले रहा हूं, मान लीजिए लिक्विड के 2 पार्टिकल ले रहा हूं, तो ये दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं। तो लिक्विड के इन 2 एक जैसे पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगेगा, लिक्विड के एक जैसे पार्टिकल के बीच में किसी भी मटेरियल के एक जैसे पार्टिकलों के बीच या एक जैसे अणुओं के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है बेटा, उस फोर्स को बोलते हैं कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? मटेरियल के एक जैसे पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या, जो आप देख रहे हो कि इस जो आपका ये गिलास का जो ये वेसल है, गिलास का पात्र है आपका, इसके पार्टिकल
और लिक्विड के पार्टिकल जो इसके साथ अटैच हुए उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा, एडहेसिव फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, आपका एडहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, एक जैसे पार्टिकल को लगने वाला फोर्स कोहेसिव, और अलग अलग पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है, आसंजक बल होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए कि दो सरफेस है कोई, मैं इन दो सरफेस को अटैच करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास फेविक्विक या फेविकॉल होगा, तो मैं इनके बीच में क्या करूंगा, फेविक्विक या फेविकॉल लगा दूंगा। अब जो ये फेविकॉल जो होता है इसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, जब ये फेविकॉल को मैं इनके साथ जोड़ूंगा तो यहां पर इस फेविकॉल के पार्टिकल्स और इस सरफेस के पार्टिकल के बीच में क्या लगेगा, एक एडहेसिव फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि फेविकॉल के अंदर एडहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लगाने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। और ऐसे ये एडहेसिव फोर्स यहां पर लगेगा इस फेविकॉल के पार्टिकल और इस बॉडी सरफेस के पार्टिकलों के बीच में। तो यहां पर भी एडहेसिव फोर्स, यहां पर भी क्या एडहेसिव, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकलों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो हम जो कहते हैं कि अगर दो वस्तुएं चिपक रही है तो इसका मतलब उनके बीच में चिपकना के पीछे कौन सा रीजन होता है, एडहेसिव फोर्स का रीजन होता है बेटा। ठीक है, तो ये आपका दो तरह के फोर्स का डिस्कशन किया मैंने, ससंजक बल और आसंजक बल, या कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। यहां तक आप अपने वर्डिंग में नोट करो। हाँ बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं थोड़ा सा आणविक परास, मॉलिक्यूलर रेंज, जिसमें नाम होता है कि दो तरह के फोर्स लगते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स, मतलब आसंजक बल और ससंजक बल। तो बेटा ये ऐसा नहीं कि जैसे एक पार्टिकल यहां पर तो इतनी दूरी वाला पार्टिकल इसको फोर्स लगा देगा, नहीं, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल पर कितनी दूरी तक फोर्स लगा सकता है, इसकी एक रेंज होती है, इसकी एक लिमिट होती है, एक परास होती है, और उसी परास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, आणविक परास। तो आणविक परास क्या, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कितनी दूरी तक फोर्स लगा सकता है बेटा, वो फोर्स कहलाएगा आपका, वो परास कहलाएगी आपकी आणविक परास। जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसकी मैंने ये रेंज बना दी, तो अब इसके सराउंडिंग बहुत से ऐसे पार्टिकल हैं जो इस जैसे ही, तो इस मॉलिक्यूल पर एक रेंज होगी, इसमें ये वाली दूरी r, तो r दूरी पर जितने भी पार्टिकल होंगे, r दूरी तक के सभी पार्टिकल, r दूरी तक के सभी पार्टिकल इस वाले मॉलिक्यूल पर क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। या ये मॉलिक्यूल कितनी दूरी तक के पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है अपनी ओर, r दूरी तक के, तो जितनी दूरी तक के पार्टिकल पर ये वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगा सकता है, या ये वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पर जितनी दूरी तक के पार्टिकल क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, वो रेंज क्या कहलाती है इसकी, आणविक परास। ठीक है बेटा, अब अपनी थोड़ी चर्चा सरफेस टेंशन से रिलेटेड हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड का एक कंटेनर है जिसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और अब इसके अंदर हम दो अणु लेते हैं बेटा, दो पार्टिकल लेते हैं, दो, ठीक है, इसके एक अणु आपका ए और एक पार्टिकल आपका बी, ठीक है, एक पार्टिकल आपका ए लेते हैं और एक पार्टिकल आपका बी लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो पार्टिकल ए है और जो पार्टिकल बी है अणु, उस पर आपको अलग अलग टाइप के, मतलब आप देखें पार्टिकल बी पर तो ऊपर ही फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, जो कि पार्टिकल ए पर केवल मैंने नीचे की ओर फोर्स लगता हुआ दिखाया, ऊपर की लगता हुआ नहीं दिखाया। इसके पीछे कारण क्या होगा, जैसे ये वाला अणु बी है, ठीक है, तो इस अणु बी के सराउंडिंग में, ठीक है, जो आपके पार्टिकल बी है, इसके सराउंडिंग में कितनी दूरी तक के पार्टिकल इसका फोर्स लगा सकते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज में जो आते हैं, और ये मॉलिक्यूलर रेंज में ज्यादा नहीं होती, ये बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁻, मतलब एंगस्ट्रॉम रेंज की, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम रेंज की मॉलिक्यूलर रेंज होती है इस पर, तो इतनी दूरी तक के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, सब फोर्स लगा सकते। तो मैंने बना लिया कि इस मॉलिक्यूल बी पर इतनी दूरी तक के पार्टिकल क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि एक जैसे पार्टिकल के बीच में लग रहा है, तो इतनी दूरी पर जितने भी एटम हैं, जितने पार्टिकल हैं लिक्विड के, वो सभी लिक्विड के पार्टिकल क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे कि जितना फोर्स है नीचे लग रहा उतना ही ऊपर लग रहा, जितना फोर्स लेफ्ट में लग रहा उतना ही राइट में लग रहा। तो आप क्या कहोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टिकल भी है, ये चलेगा या रुका रहेगा, तो आप कहेंगे कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स है वो इन एवरी डायरेक्शन क्या सेम है। तो इसमें नेट फोर्स क्या हुआ, 0। तो नेट फोर्स 0 हुआ, तो इसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं, तो रेखीय चाल नहीं होगी, ये मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या रहेगा आपका, इस पर रहेगा। तो आप कह सकते हो कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं, वो चल नहीं सकते। अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं, तो ये पार्टिकल ए क्या बेटा, सरफेस वाला पार्टिकल है ना, या भी क्या जस्ट सरफेस है, तो ये सरफेस वाला पार्टिकल है। तो अगर मैं सरफेस वाले पार्टिकल पे बात करूं, तो जो सरफेस वाले पार्टिकल, तो आपने क्या किया, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज बना ली, तो जैसे मैंने कहा ये इसकी मॉलिक्यूलर रेंज है, तो इस मॉलिक्यूलर रेंज में जितने भी पार्टिकल होंगे लिक्विड के, ठीक है, वाटर के, वो सभी क्या करेंगे, इस वाटर के इस मॉलिक्यूल पर क्या लगाएंगे, इस अणु पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब इस पर वो फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले पार्टिकल पर कौन कौन सा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे इससे ऊपर की ओर तो एयर है, मतलब लिक्विड के पार्टिकल है नहीं, केवल नीचे लिक्विड के पार्टिकल, तो इसके जो नीचे वाले हाफ में जो लिक्विड के पार्टिकल है वो इस पर फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल ए है, ठीक है, ये पार्टिकल ए किधर फोर्स महसूस करेगा, नीचे की ओर महसूस करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा। तो इसी तरीके जैसे ये पार्टिकल ए नीचे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स महसूस कर रहा है, तो उसी तरीके से इस लिक्विड के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जितने भी अणु होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल अणुओं पर क्या करेंगे, नीचे की ओर फोर्स महसूस होगा। तो एक तरीके से ये समझो कि जैसे एक, तो ये जो सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस ऐसे थी जो रिलैक्स स्थिति में रहना चाहती थी, ठीक है, बट क्या वो नीचे के पार्टिकल ने क्या किया, इसको खींच दिया, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो इसमें खिंचाव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खिंचाव, ठीक है। तो इस तरह का जो खिंचाव है बेटा, इसी खिंचाव को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सरफेस टेंशन। ये थोड़ा बेसिक आइडिया, थोड़ा भी सरफेस टेंशन के बारे में परिभाषा की बात नहीं करी, थोड़ा सा अंदर फीलिंग दिलाई कि होता क्या है। तो आप देख रहे हो कि जो लिक्विड के सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलैक्स स्थिति में नहीं है, वो रिलैक्स स्थिति में नहीं है, ठीक है। सरफेस जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो रिलैक्स स्थिति में है, वो रिलैक्स में है, उन पर नेट फोर्स नहीं लग रहा, जबकि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर है वो रिलैक्स में नहीं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे की ओर अपने आप को एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जैसे एक मटका, ठीक है, उस मटके की जो मटका होता है, मटके का ऊपर वाला गोल वाला पोर्शन होता है, जैसे आपका ये मटका है, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, एक रबड़ की इस तरीके से, है ना, ठीक है, जैसे आपके साइकिल की ट्यूब होती है उस तरह की, ये वाली चीज आपने यहां पर बांध दी, इसको बांध दिया आपने। जैसे ऐसे कहो कि लोग जो ढोलक बजाते हैं, तो ढोलक बजाने के लिए उसको जो खाल सी होती है, ठीक है, उसको खींचते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, खींच दिया। तो जो सरफेस है, जब आपने इसको लगाया तो वो खिंचाव, वो आपने उसको खींच दिया, तो वो क्या कर रही है, खिंचाव महसूस कर दिया। उसके जो आपने ये वाला जो सरफेस है, इसके हर पार्टिकल करके आपने इस पे लगाने के लिए इसको खींच दिया। ढोलक की जो होती है, ठीक है ना, उसके जो जब आप ढोलक बनाते हो उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, खिंची हुई होती है। तो जैसे ये सरफेस खिंची हुई है, तो इसी तरीके से ये जितने भी ये वाली सरफेस है, ठीक है, इस लिक्विड के सभी पार्टिकल्स, इस सरफेस के सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने आप को इसी तरीके से एक खिंचाव के साथ महसूस करेंगे, तो इसे बोलेंगे इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगी यहाँ पे, मतलब एक खिंची हुई परत सी बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल होते हैं वो रिलैक्स स्थिति में होते हैं, जबकि लिक्विड के सरफेस वाले पार्टिकल रिलैक्स स्थिति में नहीं होते, उन पर एक खिंचाव लगता है, और वो एक लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक खिंची हुई परत की बात होती है, ठीक है।
ठीक है, यहां तक जो मैं पढ़ाया आप नोट करना। हाँ बेटा, तो आपने क्या देखा कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं सरफेस वाले, वो तो खिंची हुई अवस्था में रहती है, मतलब ठीक है, वो तो फोर्स महसूस करते हैं और खिंचाव महसूस करते हैं। फिर लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल हैं वो रिलैक्स स्थिति में रहते हैं। तो अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक, तो जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग किसमें आ गई? अपनी नेचुरल लेंथ में। नेचुरल मतलब जब स्प्रिंग को ना तो दबाया गया है और ना ही खींचा गया, तो स्प्रिंग किसमें होती है? अपनी नेचुरल लेंथ में होती है। तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, तो आपने सर इसकी जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल ऊर्जा जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जी। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया? x डिस्टेंस तक खींच दिया। जब मैंने इसे x डिस्टेंस तक खींचा, तो x डिस्टेंस खींचने में मैंने क्या किया? कुछ वर्क किया, मतलब इसकी शेप साइज में मैंने क्या किया? कुछ चेंज कर दिया। तो शेप में चेंज मतलब इसमें कुछ डिफॉर्मेशन ला दिया। ठीक है, इसको मैंने इलास्टिक प्रॉपर्टी दे दी, मतलब इसको मैंने खींच दिया। ठीक है, ये मेरे रिलैक्स स्थिति में नहीं है। तो जैसे मैंने इसकी शेप में चेंज किया या इस पर कोई मैंने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के कारण ये क्या हुआ? इस स्प्रिंग ने अपने अंदर खिंचाव महसूस किया और उस खिंचाव के कारण स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जैसे स्प्रिंग में खिंचाव आने पर क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो उसी तरीके से क्या होगा अगर हमसे कोई पूछे कि जो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल और अंदर वाले मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल वो तो स्प्रिंग की तरह है, जिसके अंदर, ठीक है, जैसे स्प्रिंग रिलैक्स स्थिति में होने पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई सरफेस एनर्जी नहीं आई इतनी ज्यादा। तो मैं, ठीक है, थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बता रहा हूं। और जो एक सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन पर क्या लगेगा? ये खिंचाव महसूस करेंगे, तो जैसे खिंचाव महसूस करने पर स्प्रिंग के अंदर क्या जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। उसी तरीके से इसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जानी चाहिए। अब यहां पर इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि जो लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनके पास, लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल और लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल में अगर हमसे पूछे कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास क्या होती है? कुछ एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी होती है, जिसे बोलते हैं क्या? सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूलों से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रखते हैं, वो एनर्जी, उस एनर्जी को क्या नाम देंगे हम? सरफेस एनर्जी। क्लियर? अब देखो बेटा हुआ क्या कि जो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब ये जैसे यहां पर जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या चाहती है? स्प्रिंग ये चाहती है कि मैं हमेशा किसमें रहूं? अपनी नेचुरल लेंथ में रहूं। तो नेचुरल लेंथ में रहने के लिए इसके पास जो एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसको घटानी पड़ेगी। तो ये करना चाहिए, अपने इस एनर्जी को मिनिमाइज करनी चाहिए ताकि अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। तो उसी तरीके से जो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, इनके पास में क्या होगी? कुछ एक्स्ट्रा इलास्टिक, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये अपने आप को नेचुरल लेंथ में, अपनी सामान्य स्थिति में आना चाहिए, मतलब, ठीक है, अपनी इस एनर्जी को कम करना चाहिए। तो एनर्जी को कम करने के लिए अब ये एनर्जी किसके पास है? सरफेस के मॉलिक्यूल के पास। तो जितनी ज्यादा सरफेस होगी, मॉलिक्यूल क्या होगी? उतनी ही एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी कम करनी है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? एक तरीका, अपना सरफेस कम कर दे, अपना सरफेस कम कर दे, क्योंकि सरफेस एनर्जी, जितनी बड़ी सरफेस उतनी ज्यादा क्या होगी? सरफेस एनर्जी। और जितनी छोटी सरफेस उतनी कम क्या होगी? छोटी सरफेस एनर्जी। तो अगर इन मॉलिक्यूलों को क्या करनी है? अपनी एनर्जी कम करनी है, तो क्या करेंगे? अपने इसके लिए अपनी सरफेस को कम कर देंगे। तो बेटा आपने देखा होगा कि जो बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, वो गोल रूप में आती है, तो गोल होती है। या अगर मैं पानी लूं और
और इसकी एक बूंद को मैं किसी सतह पर टपका दूं, तो आप देखोगे कि टपकने के बाद वो अपनी शेप को एक गोलीय रूप में चेंज कर लेगी। पानी बूंद गोल आती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो हमें पता है कि जो लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहिए, और एनर्जी कम कब होगी? जब सरफेस एरिया क्या हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, कम हो, तो उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम किस शेप का होगा? अगर मान लीजिए आपको मैं एक मिट्टी दे दूं, गीली मिट्टी, ठीक है, और एक गीली मिट्टी दे दूं और मैं आपसे कहूं कि उस गीली मिट्टी के कुछ फिक्स आयतन में, फिक्स वॉल्यूम में मैंने आपको एक गीली मिट्टी पकड़ा दी। अब आप उस गीली मिट्टी से तरह तरह की शेप बनाओ, उस गीली मिट्टी से सिलेंडर बनाओ, आप कोन बनाओ, शंकु बनाओ, ठीक है, कोई भी शेप बनाओ और आप एक गोली शेप बनाओ, तो आपसे पूछ जाएगी इन सभी शेप में से सबसे मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया किसका है? तो बेटा आप ये गोले का, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कोई फिक्स वॉल्यूम दे दी जाए और उस फिक्स वॉल्यूम को हम किस शेप में चेंज करें कि उसका एरिया क्या हो, मिनिमम हो, तो वो किसका होगा? गोले का। तो इसीलिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो गोले का होता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि तो इसलिए पानी की बूंदें क्या होती हैं, किस आकृति में आनी चाहिए? गोलीय आकृति में आती है। पानी की बूंदें गोल इसी कारण होती है क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस के पास कुछ एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी होती है, उस सरफेस एनर्जी को वो कम करना चाहती है, और एनर्जी को कम करने के लिए उसे सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा, और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? बूंद का होता है। तो इसलिए गोले का होता है, इसलिए बूंद जो होंगी वो गोलीय आकृति में आएंगे, ठीक है। यहां तक चीज बेटा आप अपनी वर्डिंग में नोट करो। हाँ बेटा, तो हमने देखा कि जो लिक्विड के सरफेस वाले जो पार्टिकल हैं, उन सरफेस वाले पार्टिकल पर नीचे की ओर, मतलब सरफेस वाले पार्टिकल पर लिक्विड के जो अदर वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सरफेस के अलावा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं? वो इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, वो इस तरीके से फोर्स लगा रहे कि उसके एरिया को क्या करें? मिनिमम करें, इसके एरिया को मिनिमम करें। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया सरफेस टेंशन, कि लिक्विड के सरफेस वाले पार्टिकल में क्या पैदा हो गई? टेंशन पैदा हो गई, मतलब एक खिंचाव पैदा हो गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ये इसके मतलब जो न्यूमेरिकल परिभाषा डेफिनेशन है वो भी नहीं बताई मैंने, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि क्या होती है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस वाले पार्टिकल है, उन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, उनके पार्टिकलों पर एक फोर्स लगता है लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल द्वारा, और वो मॉलिक्यूल क्या, ठीक है, वो फोर्स किसका लगता है? ताकि लिक्विड की सरफेस क्या करे? अपना मिनिमम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अपना मिनिमम सरफेस एरिया बनाए। अब जब कभी-कभी अब जो ये सरफेस टेंशन नाम की जो चीज है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की। किसी लिक्विड के पास ये सरफेस टेंशन, मतलब ये फोर्स लगाने वाली जो ये इस तरीके से फोर्स जो लगता है लिक्विड के एक मॉलिक्यूल द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल पर, इस तरह का जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स। तो जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन एक्चुअली में लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अलग अलग लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है ना। अलग अलग लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, हमें ये वैल्यू दी हुई होती है कि पानी के लिए सरफेस टेंशन इतनी है, केरोसिन के लिए सरफेस टेंशन इतनी है, ठीक है। हर किसी के लिए सरफेस टेंशन क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं तो सरफेस टेंशन, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है या पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा है? तो बेटा मरकरी की सरफेस टेंशन क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? अगर आप देखो, अगर एक मरकरी की हम गोल गेंद ले, एक गेंद ले, मरकरी बूंद, एक बूंद से ले मरकरी की, और उस बूंद को भी अगर हम दबाएंगे ना तो वो फैलेगी, वो सिकुड़ेगी, मतलब वो दबाव को विरोध रहेगी, वो अपनी उसी शेप में आने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है उसके अंदर ज्यादा। तो ज्यादा सरफेस टेंशन होगी तो वो क्या करेगी? उस एरिया को मिनिमाइज ज्यादा करेगी, और जिसके पास सरफेस टेंशन कम होगी वो अपने एरिया क्या करेगी? फैलाएगी। तो ध्यान रखना, बड़ा सरफेस टेंशन, बड़ा पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है, छोटा सरफेस एरिया, और छोटा सरफेस टेंशन, बड़ा सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना।
अब देखो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जो ये बहते हुए पानी और ठहरे हुए पानी में अगर हमसे बात की जाए तो किसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती है? बेटा रुके हुए पानी में सरफेस टेंशन क्या होती है? ज्यादा होती है, और बहते हुए पानी में सरफेस टेंशन क्या होती है? कम होती है। आप ऐसे कह सकते हैं। देखो क्यों? आप देखते हो कि जो बहते हुए पानी है उसमें मच्छर ठहरता नहीं है, बह जाता है, रुकता नहीं है उस पर। और जो ठहरा हुआ पानी है उसमें मच्छर रुका रहता है। और वो मच्छर क्यों रुका रहता है वहां पर? सरफेस टेंशन कारण। सरफेस टेंशन कारण बहते हुए पानी में सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है, जिसका हम लोग नहीं पाता। और ठीक है, और जो बहते हुए जो रुका हुआ पानी उसमें सरफेस टेंशन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका कारण बताता हूं आपको। देखो कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर गंदगी ज्यादा होती है, मतलब पानी ठहरा हुआ होता है, वहां पर क्या करते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो छिड़काव करते हैं। एक्चुअल में छिड़काव के रूप में वो क्या करते हैं? एल्कोहल या केरोसिन का यूज करते हैं। जो केरोसिन होती है तो केरोसिन का सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। जैसे मच्छर बैठे हुए हैं इसके ऊपर, तो अब इस जो मच्छर बैठा हुआ है ठहरे हुए पानी की सतह पर, उसके मच्छर की वेट को किसने बैलेंस किया हुआ है? लिक्विड की सरफेस टेंशन वाले फोर्स ने। अभी मैं इसी को समझाऊंगा कैसे, ठीक, कैसे बैलेंस किया हुआ है समझो। तो जो मच्छर बैठा हुआ है ठहरे हुए पानी पर, उसके वेट को किसने बैलेंस किया हुआ है? रुके हुए पानी के सरफेस टेंशन। अब मैंने क्या किया? उसमें मैंने क्या डाल दिया? केरोसिन डाल दिया। तो जब मैं केरोसिन डालूंगा तो केरोसिन की तो डेंसिटी पानी से क्या हुई? कम हुई। तो ऊपर वाली सतह पर कौन आ जाएगी? केरोसिन आएगी। और केरोसिन की जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है? कम होती है। किससे? पानी के सरफेस टेंशन। तो अब सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो वो उसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, मच्छर के डूबने के क्या होंगे? चांस ज्यादा होंगे। तो इसलिए क्या होगा? मच्छर वहां पर उड़ जाएगा, रहेगा ही, ठीक है ना। तो यही कारण है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा रुमाल है, ये गंदा रुमाल है मेरे पास, ठीक है ना। मेरा रुमाल गंदा हो गया। अब उसको अगर मैं साफ पानी में उसको डालता हूं, मैंने उसको साफ पानी में डाला। जैसे मैंने उसको साफ पानी में डाला तो साफ पानी में डालने पर जब मैंने उसको निकाला तो आपने देखा कि मेरा रुमाल गंदा था, गंदा ही रह गया। मेरा रुमाल गंदा था, गंदा ही रह गया। जो रुमाल के ऊपर जो गंदगी वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो मॉलिक्यूल चाहते हैं जब वो पानी के साथ कांटेक्ट में, तो वो चाहते हैं कि पानी तो हमें ले ले, पानी तो हमें मिला ले, हम तेरे पास आना चाहते हैं। पानी बोला कि भैया मैं तो टेंशन में हूं, मेरे पास सरफेस टेंशन क्या है? ज्यादा है, इसलिए तुम मेरे अंदर आ ही नहीं सकते। तुम्हें तो मैं रोक दूंगा। जैसे मच्छर ठहरा हुआ था, मच्छर ठहरा हुआ तो पानी के किनारे रोका पानी, मेरे पास सरफेस टेंशन ज्यादा, तो टेंशन मतलब मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे अपने अंदर लेगा नहीं, मैं तुझे डुबोऊंगा नहीं। तो ऐसे ही जो गंदगी के मॉलिक्यूल है उनसे साफ पानी क्या बोला कि मेरे पास सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो मैं तुझे अपने अंदर समेटूंगा नहीं, मैं तुझे मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो टेंशन ज्यादा है, मेरे टेंशन ज्यादा है। तो अगर मुझे पानी के मॉलिक्यूल, गंदगी के मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिलन कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी की टेंशन को कम करना पड़ेगा। तो पानी की सरफेस टेंशन को मैं कम करने के लिए क्या करता हूं? मैं उसमें डिटर्जेंट मिला देता हूं, पाउडर मिला देता हूं, सर्फ मिला देता हूं उसके अंदर। तो जो सर्फ मैंने मिलाया, जो डिटर्जेंट मैंने मिलाया, वो डिटर्जेंट क्या काम करेगा? वो डिटर्जेंट क्या करेगा? उसके पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देगा। और जैसे पानी की सरफेस टेंशन कम होगी तो जो मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच थे? मेरे रुमाल पर जो गंदगी वाले मॉलिक्यूल थे वो किसके साथ आ जाएंगे? पानी के अंदर आ जाएंगे, पानी में मिला लेकर कोई मेरी टेंशन कम हो गई, आ जाए। तो वो वाले जो मॉलिक्यूल है वो तो चले गए पानी के अंदर, समझ में नहीं आया। तो एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल को अलग किसने किया? सरफेस टेंशन कम होने के कारण वहां पर मॉलिक्यूल अलग हो। ऐसे अगर मैं और ज्यादा मुझे रुमाल साफ करना है तो अगर मैं उसमें पानी को गर्म कर दूं तो गर्म करने पर क्या होगा? अगर मैं गर्म कर दूं तो गर्म करने पर क्या होगा? सरफेस टेंशन और कम हो जाएगी, मेरा रुमाल क्या होगा? ज्यादा साफ हो जाएगा, गंदगी और अलग हो जाएगी उससे। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करते हैं? सरफेस टेंशन क्या करते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देता हूं। मैं से सामान्यतः हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा कि सुई डूबती नहीं, सुई डूब जाती है, लोहे की जो सुई होती है वो डूब जाती है। बट आपको मैं यहां पे बताऊंगा
कि सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कि लोहे की सुई को भी हम फ्लो करा सकते, मतलब तैरा सकते हैं, फ्लोट करा सकते हैं। लोहे की सुई भी फ्लोट हो सकती है, तैर सकती है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप लोहे की जो सुई है उसको जैसे आप ऐसे मैंने टिश्यू पेपर लिया, ठीक है, ऐसे अगर आप तेज से डुबोगे तो डूब जाएंगे। आप एक टिश्यू पेपर लो और टिश्यू पेपर के ऊपर सुई को रख दो और बड़े प्यार से आप उसको पानी के नीचे लाओ। अब पानी के ऊपर बड़े प्यार से रखो। जैसे आप बड़े प्यार से उसको रखेंगे उसके ऊपर, पानी की सतह के ऊपर, तो आप क्या देखोगे बेटा, टिश्यू पेपर तो गीला होकर नीचे चला जाएगा और जो लोहे की सुई है ना वो ऊपर तैर जाएगी। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो ये कैसे तैरती है, ये क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप क्या समझो इस तरीके लोहे की सुई को कैसे तैरती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोहे की सुई जो तैरती है वो किस कारण तैरती है? सरफेस टेंशन के कारण लोहे की सुई को हम क्या कर सकते हैं? तैरा सकते हैं। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन है क्या, ये सब चीज आप पहले अपनी वर्डिंग में नोट करो, पॉज करो, फिर उसके बाद हम सरफेस टेंशन है क्या इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। आप नोट करो, ठीक है, इसकी जो चर्चा करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप ये सारा कुछ नोट करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है वो प्रॉपर डेफिनेशन निकालेंगे। सुई और या मच्छर का जो वेट है वो कैसे बैलेंस करती है सरफेस टेंशन, ये देखेंगे। और जो सरफेस एनर्जी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन है, एक सरफेस एनर्जी से आएगी और एक बेसिक जो होती है। ठीक है, इसका इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक की चीजें आप नोट करो अच्छी तरीके से, और जो भी मैंने बोला है, जितना मैंने बोला उन्हें अपनी वर्डिंग में लिखो, है ना, जैसे भी आपको लिखा जाए।